नमस्कार दोस्तों। मेरा मानना है कि करुण नायर और श्रेयस अय्यर अब हमें शायद टेस्ट क्रिकेट खेलते दिखाई न दे। पहले बात करते हैं करुण नायर की। करुण नायर के बारे में आप दो बातें कह सकते हैं। पहली बात उनके पक्ष में जाती है, दूसरी बात उनके पक्ष में। जो बात उनके पक्ष में जाती है वो ये है कि आप करुण नायर के फैन हैं, तो आप कह सकते हैं कि करुण नायर की 57 रन की पारी की बदौलत थी टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मैच जीता था। अगर करुण नायर की पारी नहीं होती तो टीम इंडिया ये ओवल टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज दोनों हार जाती। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ओवल टेस्ट मैच की टफ कंडीशन में जहां हमारे बाकी सारे बैट्समैन फेल हो गए, वहीं करुण नायर ने परफॉर्म कर दिया। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर करुण नायर की ये पारी नहीं होती तो शायद शुभमन गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज हार जाते। इसलिए करुण नायर का सिलेक्शन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में होना चाहिए था। पर दूसरी बात जो करुण नायर के खिलाफ जाती है वो ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जहां हमारे बाकी सारे बैट्समैन जैसे रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने 500 रन बना दिए, शुभमन गिल ने तो 700 रन बना दिए, वहीं करुण नायर इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 200 रन बना पाए। चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर ने कहा भी था कि इंग्लैंड में करुण नायर को 4 टेस्ट मैच खेलने को मिले, पर हम उनकी केवल एक ही इनिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम करुण नायर से और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। काश हम हर बैट्समैन को 15-20 टेस्ट मैच दे पाते, पर ये संभव नहीं है। मेरा भी मानना है कि करुण नायर को 8 साल बाद जो दूसरा मौका मिला वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। करुण नायर इससे बेहतर कर सकते थे। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि जिस किसी भी बैटर को टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले उसे जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के पास बैटिंग टैलेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, कोई ना कोई दूसरा प्लेयर आके परफॉर्म कर देगा और आपकी जगह ले लेगा। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में करुण नायर ने कम से कम 2 टेस्ट मैच में नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन पर बैटिंग की थी, और ये करुण नायर की यूजुअल बैटिंग पोजीशन नहीं है। और इंग्लैंड के फील्डर्स ने कम से कम 2 मौकों पर करुण नायर के शानदार कैच पकड़े थे। इसके अलावा सोचिए 57 रन की इस पारी से पहले करुण नायर पे कितना दबाव रहा होगा। अगर करुण नायर की 57 रन की पारी नहीं होती, शायद आज हम डिबेट भी नहीं कर रहे होते कि करुण नायर का सिलेक्शन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के कारण ही करुण नायर को ये मौका मिला था। इसके अलावा इंग्लैंड की टफ बैटिंग कंडीशन, उन सब प्रेशर्स के बावजूद करुण नायर ने 57 रन की पारी खेली। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि करुण नायर ने इस सीरीज में भले केवल 200 रन बनाए, पर वो मुझे आउट ऑफ टच नहीं दिखे। इसलिए मेरा मानना है कि करुण नायर का सिलेक्शन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में होना चाहिए था। पर करुण नायर का सिलेक्शन करने से पहले सिलेक्टर्स को करुण नायर को टफ मैसेज भी देना चाहिए था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करिए, नहीं तो खुद को ड्रॉप समझिए। इसके बाद भी अगर करुण नायर परफॉर्म नहीं करते तो फिर हमें हमें उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए था। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि इंडिया में जैसे ही कोई प्लेयर 33-34 साल की उम्र के पार चला जाता है तो हम उसे ड्रॉप करने की जल्दी में होते हैं, भले ही वो कितना अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो। मेरा ये भी मानना है कि शायद अब हमें करुण नायर टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते दिखाई न दे, क्योंकि अब सिलेक्टर्स देवदत्त पाडिक्कल, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल जैसे युवा प्लेयर्स की ओर देख रहे हैं। और इसके अलावा टीम इंडिया की अगली आने वाली 3 सीरीज, जो कि वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली है, जिसमें से वेस्ट इंडीज की सीरीज तो चालू भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि ये 3 सीरीज टीम इंडिया के लिए इतनी टफ नहीं होने वाली। में से कोई ना कोई युवा प्लेयर परफॉर्म करके अपनी जगह पक्की कर देगा। और अगर टीम इंडिया अगली आने वाली 3 सीरीज में परफॉर्म नहीं करती है, उसके अलावा कोई युवा प्लेयर अपना स्पॉट सीमेंट नहीं कर पाता है और करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर देते हैं, तो करुण नायर की वापसी संभव है। पर ये सब फिलहाल मुझे मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि करुण नायर ने जिसने 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, उसके लिए करुण नायर को हमेशा याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर की स्टोरी के साथ तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया।
काम क्रिकेट फैंस पहले सीएसए का इंग्लैंड में सिलेक्शन न होने पर, फिर एशिया कप में सिलेक्शन न होने पर सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी जता रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा था कि करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में किया जाएगा। और काश श्रेयस अय्यर ने बैक इश्यूज के कारण टेस्ट क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक ले लिया। हालांकि मैं मानता हूँ कि बीसीसीआई और सीएसईआर ने इस बार इस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। जिस तरह सीएसईआर के फिटनेस इशू को लेकर पिछली बार विवाद हुआ था, उसमें सीएसईआर का कॉन्ट्रैक्ट चला गया था। इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीसीसीआई और सीएसईआर की तारीफ भी की जानी चाहिए। नहीं तो मेरा मानना है कि इस तरह ब्रेक लेने पर सीएसईआर का करियर भी समाप्त हो सकता था। इसके अलावा मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर का अभी 6 महीने का ब्रेक लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर अब इस दौरान रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और जब श्रेयस अय्यर का 6 महीने का ब्रेक समाप्त होगा, वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे, तो उससे पहले उनको रेड बॉल क्रिकेट खेल के अपनी फॉर्म ऑफ फिटनेस प्रूव करनी होगी। पर उस वक्त इंडिया में रेड बॉल क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी नहीं हो रहे होंगे, उसकी जगह आईपीएल चल रहा होगा। इसलिए मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर का भी 6 महीने का ब्रेक लंबा खींचने वाला है। इसके अलावा जो बातें मैंने करुण नायर के लिए कही थी, वो श्रेयस अय्यर पे भी लागू होती है। मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर के इस 6 महीने के ब्रेक के दौरान कोई ना कोई युवा प्लेयर परफॉर्म करके अपनी जगह पक्की कर लेगा। इसके अलावा श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट भी नजर नहीं आते। इसलिए मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर का भी टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना मुश्किल है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं? क्या आप हमें श्रेयस अय्यर और करुण नायर टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।